तो कॉम्प्लेक्स नंबर आने से पहले सबसे पहले नंबर लाइन नंबर्स का डेवलपमेंट कैसे हो वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि सबसे पहले इंसान ने क्या गिनना चालू किया अपने फिंगर्स 1 2 3 मतलब फिंगर्स ही नहीं कितने लोग हैं कितने एप्पल्स हैं तो इस तरीके से 1 2 3 4 ये सब गिनना चालू किया। ठीक है तो इसको हम लोग बोलने लगे कि नेचुरल नंबर नेचर में जो एग्जिस्ट करता है हम लोग बाद में पढ़ा होगा ऑब्वियसली नाम क्योंकि और नंबर हमने बाद में डिस्कवर किए। फिर उसमें हमने एक नंबर 0 ऐड कर और इसको बोला होल नंबर्स है ना। तो होल नंबर्स में 0 क्या था कि मतलब हाँ कुछ भी नहीं कोई भी चीज नहीं है कितने फिंगर्स हैं 0 फिंगर्स है कितने एप्पल है 0 एप्पल है तो ये भी ऐड कर दिया हमने इसमें। मैं बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर राइट। इसके बाद लोगों के दिमाग में और भी नंबर्स है जैसे नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर सुन के इमेजिनरी लग सकता है कि इस पेड़ पे कितने एप्पल है -1 एप्पल है कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन नेगेटिव नंबर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से क्या कहते हैं डेवलप हुआ। जैसे चाइना में डेवलप हुआ था बिकॉज कुछ इक्वेशंस को ना फास्ट सॉल्व करने में काम करता था कैसे करता था उतना डीप मेरे को नहीं लेकिन वहाँ पे इस तरीके से डेवलप हुआ था। इंडिया में डेवलप हुआ था कि इंडियंस उसको ऐसे सोचते थे कि मैंने इससे 100 रुपये ले रखे हैं तो मेरे पास 100 रुपये हैं सॉरी हाँ मेरे पास 100 रुपये हैं और इससे मैंने लिए है ना। बाद में जब मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा मैं 100 रुपये उधार में हूँ तो उसको दिखाने के लिए उसको 100 प्लस दिखाने लग गया और मेरे को 100 माइनस दिखाने। ठीक है तो इस तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स का ये इंडिया में डेवलपमेंट जो है। अच्छा ये कस्टम है कि जनरली छोटा नंबर हम पहले लिखते हैं बड़ा नंबर सेट के अंदर। जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा बट ऐसा है। तो अब मैं बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर है ना। फिर इसके ऊपर मतलब और भी बहुत सारी चीजें हुई कि पॉजिटिव इंटीजर्स में तुम्हारा आ गया 1 2 3 विच इज एसेंशियली नेचुरल नंबर। फिर नेगेटिव इंटीजर्स फिर कोई बोले नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स और 0 भी आएगा है ना नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में। इसके बाद लोगों के दिमाग में आया कि ये फ्रैक्शंस है ना कि P/Q ऐसा भी नंबर हो सकता है 2/3 है ना 5/7। तो इसमें हमारा 3 भी इंक्लूडेड है क्योंकि इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं है ना। इसको मैं 3 को 6/2 भी लिख सकता हूँ मैं उसको 300/100 भी लिख सकता हूँ मल्टीपल बहुत तरीके इनफाइनाइटली मैनी वेज। तो यहाँ से हमारे आए क्या फ्रैक्शंस यह है फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस और जितने नंबर्स अभी तक हमने पढ़े हैं उसको हम मिला के बोलने लगे रैशनल नंबर्स। ठीक है अब रैशनल नंबर्स क्या होता है P/Q जहाँ पे P और Q दोनों की दोनों क्या है इंटीजर है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसके बाद कुछ नंबर ऐसे भी आए जो P/Q की फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते। अभी तक जितने भी नंबर है P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं यानी आई कैन से कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर विच इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स विच इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। फिर कुछ ऐसे नंबर्स आए जो रैशनल नंबर्स के सबसेट नहीं है या सॉरी जो रैशनल नहीं है हाँ तो उनको हमने बोला इरैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल √2 इसको मैं नहीं लिख सकता P/Q के फॉर्म में। इसको प्रूफ करने के मल्टीपल वेज है ये अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। √2 π3 सॉरी √3 या फिर E लेकिन नाउ दिस इज नॉट
अब मैं इसके आगे ये नहीं लिखने वाला, है ना, क्योंकि इर्रेशनल नंबर एक अलग ही नंबर हो गया जो क्यू से अलग है, तो वो क्यू का सबसेट नहीं है ना। लेकिन रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन हमने बोला रियल नंबर्स, तो ये आ गया दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसमें क्या एक्स्ट्रा है इससे, इसमें जीरो एक्स्ट्रा है। इसमें क्या है एक्स्ट्रा इससे, नेगेटिव इंटीजर्स एक्स्ट्रा है। इसमें क्या है एक्स्ट्रा, इंटीजर्स तो हैं, उसके बाद फ्रैक्शंस भी हैं। इसमें क्या एक्स्ट्रा है, रैशनल नंबर तो है, इर्रेशनल भी है। ठीक है, अभी तक जितने भी नंबर आए, अभी तक जितने भी नंबर आए, आई कैन रिप्रेजेंट देम ऑन अ नंबर लाइन सिस्टम जो हमने बनाया था 6th क्लास में, जो तुमने स्टार्ट किया कि ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, -1 एंड सो ऑन। जितनी दूरी पे है जो नंबर है वो बताओ, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। अब किसी को लग सकता है इस पे इरेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तुमको पाई रिप्रेजेंट करना है तो इस पे क्या करें, चलो पाई थोड़ा मुश्किल होगा अभी फिलहाल। जैसे √2 रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, पढ़ा है ये तुमने 9th में, इस वजह से ये बता रहा हूँ कि 1 यूनिट ये, 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाला इस पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये √2 हो गया। फिर ये रेडियस मान के हमने एक सर्कल खींचा तो वो √2 डिस्टेंस पे इसको कट करेगा। तो हम इस तरीके से √2, और मतलब हर नंबर्स के लिए तुम कर सकते हो कुछ ना कुछ। ठीक है, अब जितने भी नंबर्स अभी तक हमने एनकाउंटर किए, वी आर एबल टू रिप्रेजेंट ऑन इट नंबर लाइन सिस्टम। फिर किसी को एक ऐसी इक्वेशन मिली कि x² + 1 = 0, कि एक नंबर का स्क्वायर +1 0 आ रहा है, तो ऐसा नंबर सोच नहीं पाए। फिर हमने फाइनली ये लिखा, इसको हम रिप्रेजेंट करने का भी नहीं सोच पाए कि ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसका √-1। तो उसके लिए आर्गन ने इसको बोल दिया कि चलो आज से इसको हम आयोटा बोलेंगे, इस नंबर को हम आयोटा बोलेंगे। ठीक है, और उसने बोला कि इसको नंबर लाइन सिस्टम को ना हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि हम लोग आज के बाद एक आर्गन प्लेन बनाएंगे। आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन क्या कर रहा होगा, उसने बोला कि रियल नंबर लाइन सिस्टम जो है वो तो है ही। ठीक है, एक मैंने इसके परपेंडिकुलर लाइन और जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ -1 था, ऐसे ही हमने यहाँ पे मार्क कर लिया 1 2 3 -1 -2, और इसको आयोटा बोला। तो ये जो आयोटा है, हमने बोला कि ये नंबर है। फिर ऐसे एक नंबर होगा 2 आयोटा, हमने बोला वो ये नंबर है। अब नाउ वी कैन थिंक ऑफ सम नंबर लाइक दिस 3 + ट्वाइस √-1, यानी बेसिकली 3 + 2 आयोटा। उसने बोला उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, 1 2 3 1 2, दिस पॉइंट 3, -2 on number line system, on coordinate system, Cartesian, rectangular Cartesian coordinate system will represent this। तो उसने इस चीज को सॉर्ट कर लिया कि इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये चीज मैंने बोली थी तुम्हें कि पूरी समरी नंबर लाइंस नंबर सिस्टम की, नेचुरल नंबर बिलोंग टू होल नंबर, बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग टू रैशनल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू Z से या फिर C से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, उसमें एक ये नंबर होगा,
और एक उसमें आयोटा के साथ लगा हुआ नंबर। ठीक है, ओके। अब तुमसे कोई पूछे कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स इज रियल पार्ट ऑफ जेड। फिर कोई तुमसे पूछे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो वी विल से वाई इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये नंबर हम इमेजिन नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने इसको इमेजिनरी नंबर कर दिया कि √-1 क्या होगा। अब देखने के लिए वही मैंने जो बोला कि -1 को इमेजिन नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत तरीके से हमने उसको इमेजिन कर लिया कि ये मेरा उधार है चाहे कुछ है ना, लेकिन √-1 को नहीं कर पा रहे। अच्छा, गलती से कई बार छोटी सी गलती है लेकिन कर देते हैं लोग कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखना होता तो आयोटा वाई लिख देते। वी हैव ऑलरेडी सेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, सो दैट इज वाई, आयोटा वाई नहीं। ठीक है, वाई इज इमेजिनरी पार्ट, एक्स इज रियल पार्ट। अच्छा, यहाँ पे जो बीच में प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब एडिशन नहीं है, ये बस इस तरीके से अंडरस्टूड करने के लिए है कि ये एक नंबर है जिसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। ऐसा नहीं है कि ऐड कर रहा है उसको। ओके, अब अगर किसी नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, इफ इमेजिनरी पार्ट इज 0, तो हम उस नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल। इफ इमेजिनरी पार्ट इज 0 देन इट इज कॉल्ड प्योरली रियल। और किसी का रियल पार्ट 0 है तो उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। अगर रियल पार्ट 0 है तो क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी। अगर रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है तो क्या बोलेंगे? तो रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो बिकॉज इमेजिनरी पार्ट इज 0 वी कैन से इट प्योरली रियल, एंड बिकॉज real part is 0 we can say it purely imaginary. So 0 plus 0 iota यानी basically 0 को we can say purely imaginary and purely real but not imaginary। ये एक मतलब अटपटा लग सकता है कि 0 plus 0 iota is both purely real as well as purely imaginary but not imaginary। purely imaginary का हमारा सेंस केवल ये है कि इसका रियल पार्ट 0, लेकिन 0 क्या हमारे लिए इमेजिनरी नंबर है? नहीं, हमारे सामने एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर आयोटा √-1 था तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा, आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा होगा, आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर यानी 1। अच्छा, ये बोलने के बाद कि ये इमेजिनरी नंबर्स या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़े अलग हैं हमारे रियल नंबर से। वैसे रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 5 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इन जनरल हम जब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं तो हम जनरली वी डोंट मीन कि मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एल्जेब्रा इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्रा ऑफ रियल नंबर्स। क्या डिफरेंस है? इधर पेज ऐड करना चाहिए था मेरे को। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे रियल नंबर्स में करते थे हम, ऑर्डिनरी अलजेब्रा में जो करते थे उसी तरीके से होता है। बाकी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे एडिशन कर रहे हैं तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा में अगर मेरे को माइनस आयोटा +1 करना है तो दिस विल बी 3 + 2 आयोटा। ठीक है। अच्छा, पहला डिफरेंस।
कि इनइक्वालिटी आर नेवर टॉट, कि कोई बोले a प्लस आयोटा बी इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी, तो इसका कोई बेसिस नहीं है, मतलब इसका ये बात करना बेकार है। मतलब तुम सेंस भी निकाल सकते हो इसका कि a प्लस आयोटा बी इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी, ये सेंसलेस कैसे है? जैसे मतलब कोई किसी किसी के दिमाग में आता है कि देखो सर ऐसा तो होगा ही कि ये तो बड़ा ही है, कि इसका रियल पार्ट भी बड़ा है, इमेजिनरी पार्ट भी बड़ा है, तो ये तो बड़ा ही होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम रियल नंबर लाइन सिस्टम की बात कर रहे थे ना, तो हम क्या बोलते थे, ओरिजिन से जो जितना दूर है, जितना राइट साइड में, वो उतना बड़ा है ना, और जितना लेफ्ट में वो इतना छोटा है। ये बेसिस था। अब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बिखरे पड़े। अब यहाँ लेफ्ट राइट का कुछ सीन नहीं रहा, अब तुम पूरे एक प्लेन में घूमने लग गए हो। पहले केवल एक लाइन में घूम रहे थे, तो हमने बस ये बोल दिया था कि लाइन में जो राइट में है वो बड़ा है, जो लेफ्ट में है जो वो छोटा है ना। अब तो नहीं बोल सकते ना, अब तो ये पूरा बिखरा हुआ है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है हम नहीं बोल सकते, तो बोलते भी नहीं है। आर नेवर टॉक्ड अबाउट। अब कोई तुम्हारे पीछे जबरदस्ती पड़ जाए कि नहीं भाई ऐसा है, तो व्हाट यू कैन इम्प्लाई इज ऑब्वियसली कि बी और डी जो है वो जीरो होंगे और ए जो है वो सी से बड़ा होगा, तभी ऐसा कोई बोल रहा है। ठीक है। हाँ, बाकी इक्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं प्रोवाइडेड उनका रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी भी इक्वल हो, यानी 2 प्लस आयोटा इज सेम एज इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ठीक है। सेकंड, रियल नंबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर जीरो होता था, तो इसका इम्प्लीकेशन था कि ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, तभी दो रियल नंबर्स का स्क्वायर का सम जीरो आएगा जब दोनों के दोनों इंडिविजुअली जीरो। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है। तुम खुद सोचो कि एक नंबर है 1 प्लस आयोटा और एक है 1 माइनस आयोटा, दोनों का स्क्वायर करो तो ए प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, है ना। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी सॉरी माइनस 2ab, है ना। तो ये तो कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा। तो हियर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड नीदर z1 नॉट z2 इज 0 इंडिविजुअली, राइट। तो एक डिफरेंस ये है। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट के केस में सेम होता है। सेम होता है एज इन, जैसे a इंटू बी अगर 0 दिया हुआ है रियल नंबर्स में, देन वी से कि इधर a 0 होगा और b 0 होगा और बोथ ऑफ देम आर 0। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, देन इट इज पॉसिबल ओनली इफ z1 इज इक्वल टू 0 और z2 इज इक्वल टू 0 और बोथ ऑफ देम आर 0। ओके। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ x रियल नंबर में क्या होता था, उसको हम x बोलते थे अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके निकालते थे बाहर, बिकॉज वी वांट अ पॉजिटिव आउटपुट, सो नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट पॉजिटिव। लेकिन मॉड z मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में z का मतलब, मॉड z का मतलब कुछ अलग ही क्या है वो हम देखेंगे। फिर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला टर्म है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, ठीक है, तो कॉन्जुगेट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट, कि a प्लस आयोटा बी है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो a माइनस आयोटा बी जो होगा वो z कॉन्जुगेट होगा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे z कॉन्जुगेट, z के ऊपर एक छोटा सा बार। ठीक है। अच्छा, इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो मान लो a प्लस आयोटा बी इज एसेंशियली a कॉमा बी ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो a कॉमा बी ये हमारा z हो गया। z कॉन्जुगेट क्या होगा, तो वो a कॉमा माइनस बी होगा, है ना। तो बेसिकली z कॉन्जुगेट इज मिरर इमेज, इज इमेज ऑफ z अबाउट x एक्सिस। अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा यहाँ वाला,
यहाँ वाला होगा माइनस ए कॉमा बी, और यहाँ वाला क्या होगा माइनस ए कॉमा माइनस बी, है ना। अच्छा इसको देखोगे तो ये माइनस जेड है ना, और ये क्या होगा, तो देखो अगर z का मैंने कॉन्जुगेट लिया तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि a प्लस आयोटा बी की जगह मैं a माइनस आयोटा बी लिख रहा हूँ। अब मैं वापस से उसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो a माइनस आयोटा बी की जगह वापस a प्लस आयोटा बी लिख रहा हूँ, है ना। यानी z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज z इटसेल्फ। तो ये किसका कॉन्जुगेट है, ये ऊपर वाले का कॉन्जुगेट होगा क्योंकि इसका इमेज है ना। तो ये मतलब माइनस जेड कॉन्जुगेट होगा, है ना। हाँ तो ये फिगर बना लो। अब देखो z अगर a प्लस आयोटा बी है तो z कॉन्जुगेट क्या है a माइनस आयोटा बी, तो z प्लस z कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। माइनस आयोटा बी और प्लस आयोटा बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज 2a, जिसको हम अलग तरीके से ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, है ना। ऐसे ही अगर z माइनस z कॉन्जुगेट किया जाए तो वो क्या आएगा ट्वाइस आयोटा बी, है ना। अब इसको लोग गलती से लिख देते हैं ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, नहीं इमेजिनरी पार्ट बोल रहे हैं तो वो केवल b है, तो हम बोलेंगे ट्वाइस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना। तो नोट वन कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज ट्वाइस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, तो वो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा बी का स्क्वायर, नाउ आयोटा स्क्वायर इज -1, so this is a square plus b square, so z into z conjugate is a square plus b square. नाउ ये फोर्थ पॉइंट जो है ये हमने फिगर में ड्रॉ कर लिया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं कि z अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो z कॉन्जुगेट सेकंड में होगा, एंड सो हमने देख लिया, ठीक है ना। अच्छा अगर किसी फंक्शन में a प्लस आयोटा बी रखने पे मान लो x प्लस आयोटा वाई मिलता है, ठीक है, तो उसमें a माइनस आयोटा बी रखने पे x माइनस आयोटा वाई मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, ये दोनों अलग अलग चीजें ना, मैंने बताया था ये एडिशन नहीं है, ये ऐसा नहीं कर रहे हम कि 2+3 रख रहे हैं, किसी फंक्शन में 5 रखने की जगह 2+3 या 4+1 रख रहे हैं। मैंने बताया था ये प्लस या माइनस का सिंबल केवल ये सिंबॉलिक है कि एडिशन नहीं हो रहा, उसका रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो a प्लस आयोटा बी रखने पे अगर x प्लस आयोटा वाई मिल रहा है तो दिस इज वेरी एविडेंट कि a माइनस आयोटा बी रखने पे x माइनस आयोटा वाई मिले, ठीक है। सिमिलरली कुछ और फंक्शन, मतलब ये एक फंक्शन ही है बेसिकली साइन फंक्शन में, है ना। अब वैसे इसका यूज इतना होगा नहीं, हाँ, लेकिन इन जनरल इसका यूज पॉलिनोमियल में हो सकता है। अच्छा z माइनस जेड कॉन्जुगेट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0, है ना। तो वी विल से द नंबर इज प्योरली रियल, और z प्लस जेड कॉन्जुगेट 0 है तो उल्टा बोल दिया मैंने, z प्लस जेड कॉन्जुगेट 0 है यानी इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसमें उल्टा लिखा, एक मिनट z प्लस जेड कॉन्जुगेट 0 कब होगा, हाँ जब रियल पार्ट 0 है,
हाँ तो प्योरली इमेजिनरी। अगर z माइनस जेड कॉन्जुगेट 0 है यानी प्योरली इमेजिनरी। ठीक। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मॉडुलस। इसके बाद मॉडुलस। तो मॉड z कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डिनोट करता है कि तुम आर्गेंट प्लेन में पॉइंट मार्क कर दो जहां पे लाई कर रहा है, और उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ z। ठीक है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस x, y का ये नंबर अगर x प्लस आयोटा y है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालूं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है ना। तो मॉड z इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है ना, वहां पे a प्लस आयोटा भी लिया था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था। अच्छा, तो मॉड z जो है वो एसेंशियली डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट इन द आर्गेंट प्लेन। तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि मॉड z1 माइनस z2 क्या डिनोट करेगा। तो मैं z1 को ऐसे लिख लेता हूँ, x1 प्लस आयोटा y1, और z2 को ऐसे लिख लेता हूँ एक x2 प्लस आयोटा y2। तो मॉड z1 माइनस z2 हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2, है ना। अब ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट। अब ये तो बहुत क्लियर है, ये क्या दिखाता है, ये तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिखा रहा है कि z1 और z2 अगर दो पॉइंट है तो उनके बीच का डिस्टेंस दिखा रहा है। सो नोट बना के हम लिखेंगे कि मॉड z1 माइनस z2 रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू नंबर्स z1 एंड z2 रिप्रेजेंटेड ऑन आर्गेंट प्लेन। ऐसा ही कुछ यहाँ पे नोट लिखा है जिसको लिखूंगा, मैं समझा देता हूँ। किसी ने मान लो लिखा हुआ है ऐसे कि मॉड z इज इक्वल टू 1, तो वी कैन से कि ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 1 है, तो दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 1 ऑन आर्गेंट प्लेन, है ना। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करेगा जो आर्गेंट प्लेन पे है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1। ठीक है। तो एक सवाल कर लेते हैं इस पर कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z, ये बताओ अगर ऐसा दिया हुआ है कुछ कि मॉड z माइनस 15 आयोटा इज इक्वल टू लेट्स से 10। तो देखो मॉड z माइनस मॉड ऑफ z माइनस 15 आयोटा, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ z माइनस 0 प्लस 15 आयोटा इज इक्वल टू 10। यानी ये कह रहा है z एक ऐसा पॉइंट है, z के बीच का डिस्टेंस और 0,15 के बीच का डिस्टेंस हमेशा 10 है ना। z और 0,15 के बीच का डिस्टेंस हमेशा 10 है। तो यानी दिस इज अ सर्कल जिसका सेंटर इज 0,15, है ना, एंड रेडियस इज 10। तो ये 10 रेडियस का ऐसा एक सर्कल बन जाएगा। अब बोला हुआ है तो इस सर्कल पे मौजूद हर पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो बोला हुआ है कि मॉड z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मॉड z अब क्या होता है, तो मॉड z होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, है ना।
और z यहाँ पे क्या है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर वाले पॉइंट्स। तो ओरिजिन से डिस्टेंस सबसे ज्यादा कब है, तो हमें दिख रहा है इस वाले पॉइंट का सबसे ज्यादा है ओरिजिन से डिस्टेंस। सबसे कम कब है, इस वाले पॉइंट का सबसे कम है डिस्टेंस। ये कितना है, ये 10 है। ये कितना है, ये 15 है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z 5 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z, ये 15 है यहाँ तक और ये 5 है तो 20 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू 20 और मिनिमम वैल्यू 5। ठीक है, कोई डाउट? हाँ रेडियस, अच्छा रेडियस 10 है, हाँ सॉरी। तो 15 + 10 25। मॉड z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोली है ना, तो व्हाट इज मॉड z? हाँ √a² + b² तो है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि मॉड z इज डिस्टेंस फ्रॉम डिनोट्स OP। ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, ये तो बोला मैंने। अच्छा, तो दो इंपॉर्टेंट टर्म हो गई हमारी, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस। तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है आर्गुमेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज आर्गुमेंट। तो याद करो व्हेन वी स्टार्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मैंने तुम्हें बताया था कि द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नॉट द ओनली सिस्टम इन व्हिच वी कैन मार्क ईच एंड एवरी पॉइंट या नेम ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ प्लेन। वी हैव अदर अल्टरनेटिव्स आल्सो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बताया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या करते थे कि एक लाइन खींच देते थे केवल, और उस पर एक ओरिजिन खींच देते थे, और उसके बाद बोलते थे हमके डिस्टेंस बता दो और एंगल बता दो, तो पॉइंट मार्क कर लेंगे कि 60 डिग्री पे 10 डिस्टेंस पे, तो पॉइंट मार्क कर लेंगे, है ना। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर मेरे को मॉड्यूलस पता चल गया यानी ओरिजिन से डिस्टेंस पता चल गई, तो एक और चीज पता चल जाए यानी एंगल पता चल जाए, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मार्क कर सकते हैं आर्गेंट प्लेन में। तो वो जो एंगल है उसका नाम यहाँ पे हमने आर्गुमेंट दे रखा कि वो एंगल आर्गुमेंट है। अब वो एंगल जो आर्गुमेंट है लोग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट, विच इज मतलब आवर फोकस। जनरली हमसे यही सवाल पूछा जाता है कि एम्पलीट्यूड क्या है। फिर लीस्ट पॉजिटिव होता है और होता है जनरल वैल्यू आर्गुमेंट। बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1,1 यानी बेसिकली 1 + i। अब इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए व्हाट वी डू, जैसे यहाँ पे देखते थे क्या करते थे हम, एंगल ओरिजिन से एंगल देखते थे, है ना। ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखते थे एंगल कितना बना, तो हम ये बोल देंगे ये 45 डिग्री बना रहा, तो ये इसका आर्गुमेंट है। तो यहाँ तक तो ठीक है, चलो किसी ने पॉइंट ले लिया ये -1, -1, तो फिर अगेन हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। फिर हम बोलेंगे 5π/4 है 225 डिग्री। लेकिन कोई बोल सकता है कि ऐसे नहीं बोलते हम, चलो ऐसे बोल लेते हैं -3π/4, है ना। तो यही अलग अलग तरीके हैं आर्गुमेंट को बोलने के। तो प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट क्या करता है, बाकी हमें कवर कितना करना है, पूरा 360 डिग्री कवर करना है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट क्या करता है, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट बोलते हैं कि जब जब लाइन के ऊपर होगा पॉइंट तब तब हम एंगल ऐसे देते हैं, जब जब लाइन के रियल लाइन के नीचे होगा तब तब हम ऐसे देखेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट -5, इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, कोई इसको 180 भी बोल सकता है, कोई इसको -180 भी बोल सकता है ना। तो इन दैट केस बोला हुआ है कि 180 लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। तो हम पूरे एंटायर सिस्टम को -π और π के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं।
वेयर पाई पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ, बिकॉज देखा ना जैसे -5 को 1 की जरूरत है ना, 2 की जरूरत थोड़ी है। तो पाई पे क्लोज लगा हुआ है और -5 पे ओपन लगा हुआ है। तो यहाँ से हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी किसी के लिए, कि यहाँ पे जो पॉइंट है हमें पता है उसका एंगल यही आने वाला है, आर्गुमेंट यही आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। ये बोलता है कि पॉजिटिव ही बताना है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर बताना। तो ठीक है, ये पॉइंट है तो हमने ये बता दिया, 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 ये पॉइंट है। तो अगर ये पॉइंट है तो मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये तो जीरो भी बोल सकता हूँ कि जीरो एंगल बना रहा है, बट लीस्ट पॉजिटिव बोला है, जीरो नहीं बोल सकते। तो वहां पे क्या होगा, 2 पाई तक जाएगा, ठीक है। 0 पर ओपन ओपन और 2 पाई पे क्लोज। फिर एक होता है हमारा, नहीं लिखा इसमें, जनरल वैल्यू आर्गुमेंट। जनरल वैल्यू आर्गुमेंट, इसमें क्या है कि तुम कैसे भी निकालो, जैसे मर्जी वैसे निकाल लो। जैसे ये निकालना है ना, ये निकाल लिया एंगल थीटा। अब उसमें तुम 2 के पाई ऐड करते रहो, वेयर के इज एन इंटीजर, कि तुम इसको 135 डिग्री बोल दो, या 360 प्लस 135 बोल दो, या 360 प्लस 360 प्लस 135 बोल दो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जनरल वैल्यू आर्गुमेंट। तो ये तीनों पॉइंट्स लिखो। तीनों पॉइंट लिखो, इसका आर्गुमेंट निकालो, उसके बाद ये क्वेश्चन करो, इसका आर्गुमेंट निकालना है। फिर ये क्वेश्चन करना है।